सोचिए एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसे इतिहास की किताबों में अक्सर बस एक छोटी सी घटना बताकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन असल में इसी एक युद्ध ने दो महान साम्राज्यों की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। आज हम सिकंदर के सबसे ताकतवर जनरल और भारत के पहले महान सम्राट के बीच हुए उसी जबरदस्त और निर्णायक जंग की कहानी जानेंगे। देखिए, ये सवाल ही इस पूरी कहानी का दिल है, क्योंकि ये सिर्फ तलवारों के टकराने की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी ऐतिहासिक संधि की कहानी है जिसने सीमाओं, रिश्तों और ताकत के पूरे समीकरण को ही एक नया रूप दे दिया। तो चलिए इस कहानी को हम 5 हिस्सों में देखते हैं। शुरुआत होगी साम्राज्यों के टकराव से, फिर हम सिंधु नदी पर हुए युद्ध को देखेंगे। उसके बाद उस ऐतिहासिक संधि का विश्लेषण करेंगे, हाथियों से पक्के हुए उस अनोखे गठबंधन के बारे में जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि इस एक घटना ने पूर्व और पश्चिम के लिए कैसी विरासत छोड़ी। तो कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, सिकंदर के जाने के बाद एक खालीपन सा छा गया था और इस खालीपन को भरने के लिए दो बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक उठे और उनका आमने सामने आना कह सकते हैं कि लगभग तय ही था। एक तरफ थे सेल्यूकस प्रथम, निकेटर, सिकंदर के सबसे खास जनरलों में से एक। बेबीलोन में अपनी सत्ता जमा चुके थे और उनका सपना था सिकंदर की विरासत को फिर से हासिल करना। और दूसरी तरफ थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी और वो अपनी सीमाओं को हर कीमत पर सुरक्षित करने के लिए दृढ़ थे। आप देख सकते हैं, दोनों के लक्ष्य एक दूसरे से सीधे टकरा रहे थे। बेबीलोन और फानस पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद सेल्यूकस ने अपनी नजरें घुमाई पूर्व की ओर। उसका लक्ष्य साफ था, सिकंदर के अधूरे सपने को पूरा करना। लेकिन शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सिंधु नदी के पार अब एक नया, एक बहुत शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य खड़ा हो चुका था। एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी 1 इंच जमीन भी छोड़ने को तैयार नहीं था। और अब बात करते हैं असल युद्ध की। मजेदार बात यह है कि पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस जंग की लड़ाइयों के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं मिलता, लेकिन लड़ाई के बाद जो हुआ वो हमें साफ साफ बता देता है कि असली विजेता कौन था। ये लड़ाई करीब 2 साल चली, 305 से 303 ईसा पूर्व तक। सेल्यूकस ने सिंधु नदी पार करके हमले की शुरुआत की, लेकिन 2 साल की इस जंग के बाद आखिर में एक शांति संधि पर दस्तखत हुए। और उस संधि की जो शर्तें थीं, वही इस युद्ध की असली कहानी कहती हैं। तो सच क्या है? हमें युद्ध के मैदान की कहानियां तो नहीं मिलती, लेकिन हमें संधि के दस्तावेज मिलते हैं। और जब हम उन शर्तों पर नजर डालते हैं तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। संधि की शर्तें इतनी ज्यादा एकतरफा थीं कि इतिहासकार एक मत से मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मौर्यों की एक जबरदस्त जीत का ही नतीजा हो सकती थी। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सिंधु की संधि। ये सिर्फ लड़ाई रोकने का समझौता नहीं था, नहीं, ये तो दक्षिण एशिया के पूरे राजनीतिक और भौगोलिक नक्शे को फिर से बनाने जैसा था। एक पुराने इतिहासकार एपियन लिखते हैं कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त तब तक लड़े जब तक कि वो एक समझौते और एक वैवाहिक संबंध पर राजी नहीं हो गए। ये जो समझौता था ना, ये इतिहास की सबसे अहम घटनाओं में से एक साबित हुआ। और सुनिए, ये कोई मामूली समझौता नहीं था। सेल्यूकस ने अपने 4 विशाल प्रांत चंद्रगुप्त को सौंप दिए। हम बात कर रहे हैं आज के काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और हेरात की। सीधे सीधे कहें तो आज का लगभग पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौर्य साम्राज्य का अंग बन गया। सोचिए जरा, कितना विशाल भूभाग था ये। इसका रणनीतिक महत्व तो और भी जबरदस्त था। मौर्य साम्राज्य की सरहद अब सीधे हिंदू कुश के पहाड़ों तक पहुंच गई थी, जो कि एक तरह की कुदरती और लगभग ना तोड़ी जा सकने वाली दीवार है। इसमें आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भारत को उत्तर पश्चिम से होने वाले हमलों से एक मजबूत सुरक्षा कवच दे दिया। लेकिन ये संधि सिर्फ जमीन के लेन देन तक ही सीमित नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक शादी और एक बहुत ही असाधारण तोहफे ने इस शांति को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। इस समझौते पर मुहर लगाई गई एक वैवाहिक गठबंधन से। माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से शादी की। इस एक रिश्ते ने 2 राजवंशों को व्यक्तिगत स्तर पर जोड़ दिया और दशकों तक चलने वाली एक दोस्ती और कूटनीति की राह खोल दी। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य के हिस्से
और एक शाही शादी के बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को आखिर दिया क्या? जवाब है 1 नंबर 500। जी हाँ, 500 युद्धक हाथी। उस जमाने में युद्धक हाथी आज के मॉडर्न टैंक की तरह हुआ करते थे और भारत उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह थी। ये तोहफा सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, ये एक ऐसी शक्तिशाली सैन्य ताकत थी जो बहुत जल्द पश्चिम में इतिहास का रुख मोड़ने वाली थी। तो चलिए अब इस कहानी के अंतिम पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इस शांति समझौते के लंबे समय तक क्या नतीजे हुए और कैसे ये दोनों ही साम्राज्यों के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें दोनों की ही जीत हुई। मौर्य साम्राज्य को मिला एक विशाल इलाका और महफूज सरहदें, वहीं सेल्यूकस को अपनी पूर्वी सीमा पर पूरी तरह से शांति मिल गई, जिससे वो अपना पूरा ध्यान पश्चिम में अपने दुश्मनों पर लगा सका। और साथ में उसे मिली एक ऐसी सैन्य शक्ति जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था, 500 युद्धक हाथी। और इन हाथियों की ताकत को कम बिल्कुल मत आकिएगा, सिर्फ 2 साल बाद 301 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने इन्हीं भारतीय हाथियों का इस्तेमाल करके इप्सिस की लड़ाई में अपने दुश्मनों को कुचल कर रख दिया। ये वो जीत थी जिसने उसे पश्चिम में एक महाशक्ति बना दिया, मतलब भारत का एक तोहफा यूरोप का इतिहास लिख रहा था। इस संधि ने भारत और यूनानी दुनिया के बीच पीढ़ियों तक चलने वाले स्थायी और दोस्ताना डिप्लोमैटिक रिश्तों की नींव रखी। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नाम के एक राजदूत को मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र भेजा और उसी के लिखे हुए से हमें उस समय के भारत के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। इस संधि ने दुनिया के मंच पर मौर्य साम्राज्य को एक महान शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास हमेशा जीतने वालों और हारने वालों के बारे में नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत जंग के मैदान से दूर बातचीत की मेज पर हासिल की जाती है, एक ऐसी शांति जो दोनों पक्षों को पहले से कई ज्यादा मजबूत बना दे। शायद इस भूली बिसरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है।